ये भगवान शब्द हिंदू धर्म से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने ट्राइबल कल्चर है उसको भी हिंदू धर्म से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पूरे के पूरे जो SC ST OBC के कल्चर है उसको हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, पूरा हम्म, सिलेबस पाठ्यक्रम बदल देंगे। हम्म, आयने अकबरी का जो तीसरा हिस्सा है वो हम्म, पूरा मनुस्मृति का कॉपी है, पूरा का पूरा हम्म, कॉपी है। अब उसको ये लागू कर रहे हैं, इसलिए अकबर उनको हम्म, पसंद आ रहा है, हम्म, औरंगजेब पसंद नहीं आ रहा है। तो ये औरंगजेब को इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ज्यादा मंदिर तोड़ दिया है। मनुस्मृति का विरोध करने के लिए बच्चों को जेल भेज दिया गया। यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रोहित विमला का कहानी हम सबको पता है। विरोध करने के चक्कर में JNU में तमाम ऐसे बच्चे थे जिनको जेल भेज दिया गया। नाम लेना बेहतर है, आप जानते हैं हम्म। कि सब लोगों को। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। देश का इतिहास कैसा होगा यह हमेशा से सत्ता में बैठे हुए लोग तय करते रहे। सालों से भारत के इतिहास को एक खास समाज के लोगों ने लिखा है। जब सत्ता बदलती है और दूसरी मजबूत सरकार आती है, तो वह सबसे पहले अपनी विचारधारा के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को, स्कूल कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों को बदलना चाहती है, ताकि लोग इतिहास को उसकी नजर से देखें। इसकी कवायद शुरू हो गई है। नई शिक्षा नीति के तहत UGC, AICTE, NCTE जैसी संस्थाओं को खत्म कर सरकार इनका विलय कर रही है। विलय के बाद ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान कहलाएंगे, और इस अधिष्ठान के दो जो अध्यक्ष होंगे उसका चयन राष्ट्रपति करेंगे। यह नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और इसमें 14 सदस्य होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत तैयार VBSA बिल को शिक्षा मंत्री ने 15 दिसंबर को लोकसभा में पेश कर दिया है। इसके दायरे में IIM और IIT जैसे संस्थान भी आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार विधेयक के संसद में पारित होते ही उच्च शिक्षा के कामकाज का तरीका बदल जाएगा। देश की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल अलग तरीके से दिखने लगे। इसके नियम सभी तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू होंगे, ओपन एजुकेशन में भी लागू। हाल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है। बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। जो भी शिक्षण संस्थान इसके बनाए नियमों की अनदेखी करेगा, उस पर 10 लाख से लेकर 75 लाख का जुर्माना किया जाए। सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर विक्रम हरिजन, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है। विक्रम जी, सरकार कह रही है कि यह सुधार उच्च शिक्षा को सरल बनाएगी, प्रभावी बनाएगी, आत्मनिर्भर बनाएगी। इन बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या यह सचमुच सुधार है या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण? स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, आपने अपने चैनल पे मुझे जगह दिया। आ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिल लेकर आए मेरे हाथ में, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाथ में पूरी जो ये है ये भी मेरे पास है। हम्म, और साथ ही जो बिल है, ये हम्म, पूरी बिल जो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया है धर्मेंद्र हम्म, प्रधान जी के द्वारा, जी, ये पूरा बिल है। हम्म, इन सभी बिल के पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं हम्म, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से भारत को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहती है। और हम्म, इसका सबसे शुरुआत किसी भी शासक का, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि शासक हमेशा अपने अपने सिलेबस को बदलते हैं, बिल लाते हैं। और इसकी हम्म, मैंने आपके चैनल पहले भी कहा था कि जब जब शासक बदले हैं, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, मैजनी, गैरीबाल्डी, काबूल, इन हम्म, सभी लोगों ने अपने सिलेबस को बदला है, अपने एजुकेशन पॉलिसी को बदला है। और हम्म, उसी उसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतीय समाज के एजुकेशन पैटर्न को बदलना चाहते हैं। इन्होंने इसकी हम्म, शुरुआत न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाकर कर दी है। जी, 2020 में इन्होंने एक विजन दिया था कि भारत कैसा होगा। अब हम्म, उन्होंने उस विजन को 2020 में बतला दिया है। अब हम्म, इस विजन को अमली जाना पहनाने के लिए, मतलब लागू करने के लिए एक कानून लेकर आए हैं, जो मेरे हाथ में कानून है। ये जी, तो 2020 की ही बात को है।
आपने हम्म। ऑलरेडी ये बताया कि जी किस तरह से सारे यूजीसी को समाप्त करना है, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन को समाप्त करना है, और नैक हम्म, की टीम जो एग्रीगेटेशन उसको भी समाप्त करके एक बनाएंगे। जी और इसके पीछे जो मुख्य रीजन है, जो मैंने आपको कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल है, ये मैं हम्म, कहूंगी ये तानाशाही के आधार पे सबसे सुपर पावर डिक्टेटरशिप बिल ये है। हम्म, इसके आधार पे ये अपनी पॉलिसी को लागू करने का विचार कर रहे हैं। इस बिल में कोई भी बात जो स्पष्ट करनी चाहिए वो स्पष्ट नहीं है। मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, हिडन कैरिकुलम। हिडन कैरिकुलम, इन सभी बिल के पीछे जो हिडन कैरिकुलम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी वो यही है कि कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था, संस्कृतिकरण करना की व्यवस्था। देखिए इसमें, जी। इस बिल का मजे की घटना, इस बिल का नाम ही है विकसित भारत हम्म, शिक्षा अधिष्ठान। जी मतलब हिंदी बिल इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहे हैं, नाम रखा हम्म, है विकसित भारत अधिष्ठान। मैंने 1947 तक इन्होंने भारत पे कब्जा करने का विचार कर लिया। इस बिल का, 2047। हाँ 2047, इस बिल का जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इन्होंने ये लिखा है कि एमिनेंट एक्सपर्ट शैल मीन पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, who have knowledge or experience in such area including teaching, agriculture, commerce, industry, forestry, skill जी sector। अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया कि एमिनेंट एक्सपर्ट के रूप में कौन होंगे। अब हम्म, इनका एमिनेंट एक्सपर्ट के रूप में ये जो बिल तैयार किया है उसके आधार पे इनके एमिनेंट एक्सपर्ट वो होंगे जो मनुवादी व्यवस्था को मानते हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज्यादातर प्रोफेसर ये विकसित भारत के आइडिया में जो एनईपी का मुद्दा उसको लेकर के मानने की बात कर रहे हैं। ये कंफर्म नहीं है कि एमिनेंट पर्सनालिटी कौन होंगे। जाहिर है कि इनको राइट विंग प्रोफेसर हैं जो इसको तय हम्म, करेंगे। अच्छा, हम्म, इसके बाद एक जो जो इन्होंने एनईपी में भी बताया है, इसमें भी बताया है, इन्होंने एक जी प्रोविजन में बताया है, टू डेवलप अ रोड मैप फॉर इंटीग्रेशन एंड प्रमोशन ऑफ भारतीय नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एंड आर्ट्स अक्रॉस द मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन सिस्टम। हम्म, अब ये अगर केवल इसी पे बात करें, और यही इस पूरे एनईपी प्लस इस बिल का मुख्य एजेंडा कि भारतीय नॉलेज सिस्टम को जी भारत में कैसे लागू करना है। अब हम्म, अगर मैं इसको बात डिफाइन करूं जो पूरे हम्म, भारत में आजकल चल रहा है, तो ये जी भारतीय नॉलेज संक्षेप में। सिस्टम किसको, हाँ, भारतीय नॉलेज सिस्टम इसको कह रहे हैं कि वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सारे ग्रंथों में पूरे दुनिया का नॉलेज सिस्टम पड़ा हुआ है, और इसी को हम्म, लागू करवाना है। किसी हम्म, भी कीमत में भारतीय सिस्टम को लागू करवाना है। मसलन 2020 के बाद से देखिए पूरी यूनिवर्सिटी का ये जो आईसीएचआर है, ये सारा पैसा इसी पे खर्च कर रहे हैं कि भारत में कैसे इसको लागू करेंगे। तो ये नॉलेज सिस्टम है जो इसको मैं मानता हूँ कि कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है या ब्राह्मणवादी व्यवस्था जी को लागू करने की विक्रम जी, बात मैं है। आपको रोक रहा हूँ। आपने कहा कि हम्म, जो वेद पुराण या फिर जो भी भारतीय धर्म ग्रंथ हैं उसके हिसाब से सिस्टम को चलाना चाहे। जी आज भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जब लोग जाते हैं एजुकेशन के लिए दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, वहाँ जो इंडियन जैसे मनुस्मृति को हम लेते हैं, वहाँ लिखा गया है कि कैसे कास्ट सिस्टम बना है। तो अगर यहाँ का स्टूडेंट विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में जाके कहेगा कि आई एम ब्राह्मण और मेरा जो जन्म है वो ब्रह्मा के मुख से हुआ है, तो ये क्या भारत के लिए वहां जो बैठे हुए दुनिया भर के, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बच्चे आएंगे, उनके बीच में जब वो कोई भारतीय आदमी इस तरीके से बात करेगा, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था से निकल के, तो क्या भारत एक हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा वहां बिल्कुल हंसी का पात्र है ही है। आप ये देखिए कि अभी हाल ही में 2-3 फिल्म आई थी जो भारतीय पे? नॉलेज सिस्टम के आधार पे बात हो। वहां पे बच्चा कह रहा है कि मैं ब्राह्मण, तो लड़की हम्म, सवाल कर रही है कि किस आधार पे तुम ब्राह्मण हो, किस हम्म, आधार पे तुम बताओ। तो बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमको अधिकार दे रखा, क्योंकि सारे हम्म, नॉलेज ब्राह्मण के पास है। फिर वो सवाल हम्म, करती है कि कैसा नॉलेज आपके पास सिस्टम है। हम्म, तो जो प्राचीन काल का नॉलेज है वो मिथिकल नॉलेज की बात होती है कि जी जो रामायण है, जो महाभारत है, इसमें देखिए इस तरह की बातें, जैसे ये कहना ये चाहते हैं कि हम हवाई जहाज हमने प्राचीन काल में चला लिया, हम्म, क्योंकि प्रभु राम उस विशेष विमान में आ रहे हैं। तो जी सीता मैंने का एक जन्म मिथक हो है रहा वो है कहानी में बताया गया। हाँ चलिए धर्मों हाँ। की बात तो नहीं करते हैं।
वो उसको छोड़ देते हैं, है ना। वो जो मिथक है उस या फिर हाँ हाँ, सच है, जो भी है, वो एक अलग बहस का विषय है। ठीक है, उसको हाँ अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। हमारी इस बातचीत का विषय यह है कि जो ये शिक्षा व्यवस्था में चेंज करने की कोशिश है सरकार की, तो आपका कहना है कि कुल मिलाकर जो एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या फिर हिंदू हाँ हाँ आइडियोलॉजी हाँ। है, और इस हिंदू आइडियोलॉजी के तहत जो किताबें लिखी गई हैं जिनको महाकाव्य माना जाता है, उसके आधार पे ये सारा सिस्टम खड़ा करने की फिर से कोशिश की जाए। हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये शिक्षा व्यवस्था के भीतर इस बदलाव को, चूंकि आप इतिहासकार भी हैं और एजुकेशन सिस्टम के भीतर भी हैं, यह इससे क्या बदलेगा, और ये कितना जरूरी है या कितना गैर जरूरी देखिए, इससे क्या बदलेगा, मैंने कहा ना कि अंग्रेजों के बारे में एक है। जी। भारतीय समाज में कहावत है कि शरीर से आदमी भारतीय रहे और दिमाग से आदमी अंग्रेज हो जाए। हम्म, तो ऐसा ही यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि पूरे भारत के लोग शरीर से जो भी जिस बिरादरी के रहें, लेकिन दिमाग से वो पूरे कट्टर मनुवादी व्यवस्था के मानने वाले हो जाएं। और इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति के आधार पे प्रोजेक्ट मनाए जा रहे हैं, मंगाए जा रहे हैं, और प्रोजेक्ट के आधार पे मनुस्मृति को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और हम्म, अभी हाल ही में एक जज ने लखनऊ में मनुस्मृति के आधार पे जजमेंट दिया, ये मेरे ख्याल से ये मंदिर जो दंगा हुआ था उसके आधार पे, और उसने जी। बोला कि मनुस्मृति में लिखा गया है। अब इसी आधार पे और दूसरी जगहों पे गाय के नाम पे पीठ स्थापित करने की कोशिश की ठीक। जा रही है। हाँ, ये भी जी। कहा जा रहा मतलब ये है कि इस तरह के बच्चे जो, सिस्टम बदलने की कोशिश की जा रही है, हाँ गंभीर चुनाव, ये गंभीर बात है कि जी देश के संविधान का हवाला देने की बजाय मनुस्मृति का हवाला दिया जा रहा है न्यायपालिकाओं में। विक्रम जी, जी यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटी जैसी संस्थाओं को खत्म करके एक ही छत के नीचे लाने की कोशिश है, तो इससे क्या विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता, जो फ्रीडम है, उस पर कोई फर्क पड़ेगा, कमजोर होगा? अब बिल्कुल कमजोर हो गए। देखिए, विश्वविद्यालय का मतलब है कि एक ऑटोनॉमी, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, कई जगहों पे इन्होंने किया कि स्वायत्त क्षेत्र बने, और विश्वविद्यालय अपने आधार पे सिलेबस को निर्माण कर सकती है, विश्वविद्यालय अपने आधार पे अपने एरिया में बच्चों को अंडर डिसिप्लिन पैदा कर सकती है। लेकिन ये इस व्यवस्था पे चाह रहे हैं कि चूंकि यूजीसी जब खत्म करेंगे, जी। तो ये जो ग्रांट का पैसा है वो सीधे शिक्षा मंत्रालय पे जाएगा। अब शिक्षा हम्म, मंत्रालय उन्हीं यूनिवर्सिटीज को, उन्हीं कॉलेजेस को पैसा देगा जो उनके विचारधारा के आधार पे चलने वाले लोग होंगे, या उनके ये खतरा विचारधारा को है। मानने वाले। हाँ, ये बहुत बड़ा खतरा है, ये सीधे हम्म, डिक्टेटरशिप है भाई। जी। हम जी। जब पैसा हमारी बात पहले पैसा मानो, नहीं तो हम तुम्हारा शटर पैसा डाउन कर देंगे देंगे। ही नहीं, पैसा हम्म, ही नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा है कि आपने कहा ना क्या 70 लाख, 70 लाख नहीं है हम्म, जुर्माना, ये है कि कम से कम जुर्माना 2 करोड़ है। यदि यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो कम हम्म, से कम जुर्माना 2 करोड़ है, और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी। इन्होंने एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड काउंसिल जी। जी। बनाया जी। है, हम्म, जिसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी के गुणवत्ता को कंट्रोल करना। अब ये हम्म, गुणवत्ता क्या होगी, मैंने कहा कि गुणवत्ता यही होगी कि यदि यूनिवर्सिटी हिंदू विचारधारा के आधार पे कोई हम्म, कार्य नहीं करेगी तो उसको यूनिवर्सिटी को कैंसिल कर देंगे या पैसा नहीं देंगे। ये जी। गुणवत्ता है। अब मैंने हम्म, आपको एग्जाम्पल दिया कि गुणवत्ता का हम्म, मानक ये है कि मनुस्मृति की व्यवस्था को पूरे यूनिवर्सिटी सिस्टम में लागू करना। मेरे हम्म, हाथ में एक और किताब है, मैं इस किताब हम्म, का हवाला देना चाहता हूँ। ये किताब हम्म, है चनैया जनगम का, दलित्स हम्म, एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, और विवेक सर हम्म, भी डॉक्टर डिकोडिंग अम्बेडकर के बारे में लिखा है। इसमें एक सवाल है, हम अक्सर विवेक हम्म, सर से चर्चा करते हैं सब लोग से, इपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज या इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा क्या है। इसमें एक हम्म, शब्द इस्तेमाल किया है, डिस्क्रिमिनेटरी इपिस्टेमोलॉजी, मतलब हम्म, भेदभावकारी ज्ञान मीमांसा। तो जी। ये जो भेदभावकारी ज्ञान मीमांसा है कि हम्म, इन्होंने इसको लागू ही करना, इसलिए इन्होंने स्टैंडर्ड काउंसिल बनाया गुणवत्ता के आधार पे। अब इन्होंने हम्म, तय नहीं किया कि गुणवत्ता क्या है, इन्होंने विजन बता दिया है कि जो हमारे कल्चर है। अब हमारे कल्चर का क्या मतलब, इन्होंने कहा कि हमारे कल्चर, ये तय नहीं किया कि हम्म, हमारे कल्चर में क्या है। हम्म, तो हमारे कल्चर हम्म, का मतलब ये होता है कि एक आप ये एक कह रहे हैं बचा कि के भी रखा गया है। हाँ, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि क्या है। हम्म, ये मूर्ख बनाने का तरीका है कि इनको लगता है कि सारे लोग मूर्ख भरे पड़े हैं, कि हम ऐसे लिख देंगे और सब जान जाएगी, तो अच्छा इन्होंने विक्रम जी, कहा। विक्रम जी, इस हाँ विधेयक के दायरे में आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं को भी लाया जा रहा है।
सब बिल्कुल क्या बिल्कुल। यह संस्थाओं के एकेडमिक जो एक आलोचना होती है, कई बार जो एकेडमिशियन है वो सरकारों की भी आलोचना करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स के बीच में हर तरह की बातें होती है, उस सोच पर कितना असर डाला बहुत बहुत बुरा असर डालने वाला है। मैं अब कह रहा हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, आप देखिए डिसेंट वॉइस जितने भी यूनिवर्सिटी कैंपस में है, चाहे जेएनयू है? में है उसको रौंद दिया गया है, चाहे जामिया में है, जामिया में आपने देख लिया उसको रौंद दिया गया है, कई कई बच्चों को जेल भेज दिया गया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में देखा, रोहित बिमला के केस में आपने देखा, इलाहाबाद के संदर्भ में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो भी व्यक्ति मनुस्मृति का विरोध करने के लिए बच्चों को जेल भेज दिया गया यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। रोहित बिमला का कहानी हम सबको पता है। विरोध करने के चक्कर में जेएनयू में तमाम ऐसे बच्चे थे जिनको जेल भेज दिया गया। नाम लेना बेहतर है, आप जानते हैं हम्म। कि सब लोगों को। तो जो भी हिंदू व्यवस्था के अगेंस्ट में बात करेगा वो हम्म। इनका शिकार बनेगा। यानी हिंदू व्यवस्था का मतलब कास्ट बेस स्ट्रक्चर जो हम्म। मनुस्मृति के आधार पे। अब ये देखिए पूरे भारत में एक दो वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए थे, मैं एक सेमिनार कराया था, उसमें ये कह रहे हैं कि ठीक है मनुस्मृति में कमी है, लेकिन मनुस्मृति में जो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं उसको तो पढ़ाना जरूरी है। ऐसा सीधे सीधे सेमिनार में बोला जा रहा, उसके आधार पे पैसा भी दिया जा रहा है। तो हम्म। आप अब बताइए कि महिलाओं के संदर्भ में मनुस्मृति में क्या कहा गया है, दलितों के संदर्भ में मनुस्मृति में क्या कहा गया, ओबीसी के संदर्भ में मनुस्मृति में क्या क्या। इस तरह की व्यवस्था ये लागू कराना चाहते हैं और हम्म। एनईपी के माध्यम से पूरे भारत में एनईपी लागू होने जा रही है। बहुत सी हम्म। यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया है, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी लागू कर दिया है। हम्म। एनईपी में जो मध्यकाल का हिस्ट्री है, जो मुस्लिम इतिहास सो कॉल्ड हम्म। ये कहते हैं, उस इतिहास को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे टिप्पू हम्म। सुल्तान अकबर को, उन बातों को मध्यकाल की बातों में रखने की कोशिश की जा रही है जो हम्म। हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है। फॉर हम्म। इंस्टेंस अकबर के उन बातों को रखेंगे, या दारा हम्म। सिको ने संस्कृत का ट्रांसलेट कराया था, उनको ये हम्म। पढ़ाना चाहते हैं। विजयनगर एम्पायर, राजपूत सो कॉल्ड राजपूत तथा कथित जो है चोला हम्म। पीरियड, इन सभी आप देखे प्राइम मिनिस्टर गए थे चोला पीरियड के बारे में। हम्म। ये सारे ऐसे डायनेस्टीज हैं जो हिंदू धर्म को प्रोपोगेट करती हैं या जी। ब्राह्मण व्यक्ति को प्रोपोगेट करती हैं। इस तरह हम्म। की बातों को बताया जा रहा है। साइंस में देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अब वहां पे पिछले दो तीन साल पहले की बात है कि भारतीय हम्म। प्राचीन काल के ज्ञान परंपरा को साइंस हम्म। के माध्यम से आधार बनाया जा रहा है। कि देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि विमान की बात है, ये कहा गया कि बच्चे कैसे बिना बायोलॉजी के बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसको आधार बना के हम्म। कैसे हमारे बचपन में जी। प्राचीन काल में बच्चे पैदा हो रहे थे। तो बताइए हम्म। इस तरह की बातों को रखा, बच्चे तो अबोध होते हैं, उनके दिमाग में तो हम्म। कुछ होता नहीं है। तो हम्म। स्टैंडर्ड काउंसिल के माध्यम से ये जो बता रहे हैं, देखिए कितना डिक्टेटरशिप है। हम्म। स्टैंडर्ड काउंसिल के माध्यम से गुणवत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं, हम्म। रेगुलेटरी अथॉरिटी के माध्यम से पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, और हम्म। तीसरा अथॉरिटी है एग्रीगेटेशन, माने नैक हम्म। की टीम जो पहले थी, जो यूनिवर्सिटी हम्म। को गुणवत्ता दे, उसके हम्म। माध्यम से ये पूरा का पूरा जो वाइस ओके। चांसलरशिप है सबको हम्म। कंट्रोल कर रहे हैं। माने ओके। पूरा डिक्टेटरशिप लागू ओके। करने की बात हो रही है। ओके। हाँ विक्रम जी, आपने अभी दलितों आदिवासियों की बात की, तो जो शोषित तबका है, हाशिए का तबका है, दलित आदिवासी पिछड़ा तमाम है, ये जो नया ढांचा है, ये उनको किस तरीके से प्रभावित करेगा? मैंने बताया कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म। सेंट्रलाइज में इनके ज्ञान परंपरा में दलित, एस सी एस टी, ओबीसी बाहर है। नहीं, मैं और ये वो इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, एक जो बड़ा तबका है यूनिवर्सिटी के भीतर जो पहुंचता है बड़े बड़े संस्थाओं में, शोषित तबके के अलावा, वो तो अपने आप को रिलेट कर लेगा, वो सोचेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसकी परवरिश वैसी ही हुई है, उसके घरों में वही बातें होती हैं, वो उससे रिलेट करता है, तो उसको इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई बहुत खुला परिवार, खुले सोच का व्यक्ति नहीं है तो। लेकिन एक जो जो शोषित तबका है, दलित है, आदिवासी है, उसकी एक उसका एक अपना इतिहास है, उसकी एक अपनी परंपरा है, हर चीज को लेके, चाहे धर्म को लेके हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था को लेके हो, चाहे उसके देवी देवताओं को लेके हो। इसलिए मैं इस सवाल को पूछ रहा हूँ कि उनके लिए ये कितना बड़ा ये खतरा देखिए है। ये
खतरा इस रूप में है, उनको डाइल्यूट करने का खतरा है। ये क्या करेंगे कि SC ST OBC के जो हिस्ट्री है उसको हिंदूकरण करने की कोशिश करें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बिरसा का देना जय राम बिरसा मुंडा जी का देना चाह रहा हूँ। अब बिरसा मुंडा को पूरे सिलेबस में भगवान बिरसा मुंडा के शब्द में पढ़ाया जाएगा। ये भगवान शब्द हिंदू धर्म से रिलेट करने की कोशिश करें। जितने ट्राइबल कल्चर है उसको भी हिंदू धर्म से रिलेट करने की कोशिश करें। यानी पूरे के पूरे जो SC ST OBC के कल्चर है उसको हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वो बता रहा हूं, जैसे जैसे मान लीजिए भारतनाट्यम आर्ट के, इन्होंने आर्ट के बारे में भी बताया है। तो आर्ट जो है उसको भी भारतनाट्यम एलिट क्लास का भारतनाट्यम को जोड़ने की कोशिश करेंगे। कुचिपुड़ी उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी ट्राइबल एरिया है उसको भी हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश करें। मैं आपको एक किताब का रेफरेंस देता हूँ। ओरिएंटलिस्ट राइटरों ने क्या किया है कि हर ओरिजिन, जैसे एडगर थरस्टन है, W हंटर हैं, इस तरह के रिजले हैं, इन लोगों ने ओरिएंटलिस्ट राइटरों ने किताब लिखी है और उसमें ओरिजिन्स ऑफ जो ट्राइबल्स हैं SC ST उसको भगवान, हर किसी न किसी भगवान से जोड़ दिया है कि चमार की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान ने अभिशाप दे दिया एक चमार की औरत को, ऐसे वहां इस तरह से जोड़ा गया है। तो अब क्या है, इसी के खिलाफ एक किताब आई हमारे पास। उस किताब का नाम है डी ब्राह्मणाइजिंग हिस्ट्री, ब्रजनंदमणि की किताब है। उसमें इन्होंने बताया कि ओरिएंटलिस्ट राइटर यानी जितने अंग्रेज थे और भारत के जो अपर कास्ट के लोग थे उन दोनों मिल गए और मिल करके इन्होंने आर्यनाइजेशन, आर्यन थ्योरी को प्रोपोगेट किया। जैसे मैक्स मुलर है, मैक्स मुलर मिल गए और बंगाल के जो RSS के लोग हैं या बंगाल के जो हिंदूवादी लोग हैं वो कह रहे हैं कि तो बहुत अच्छी थ्योरी है और बहुत अच्छा है। तो सब कुछ उनको अच्छा अच्छा लगना है। तो जो जो RSS का आइडियाज है और जो ओरिएंटलिस्ट राइटर हैं, जो बड़े राइटर हैं, उनको एक करके इन्होंने हिंदू धर्म को एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया। सारे के सारे बड़े किताबों को ओरिएंटलिस्ट राइटरों ने ट्रांसलेट किया। जैसे मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया, कोड ऑफ जेंतु लॉ, अब इसको भारत में लागू करने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया कि आज जो ये किताब है मध्यकाल की किताब है, जो अबुल फजल की किताब है आईने अकबरी। आईने अकबरी का जो तीसरा हिस्सा है वो पूरा मनुस्मृति का कॉपी है, पूरा का पूरा कॉपी है। अब उसको ये लागू कर रहे हैं, इसलिए अकबर उनको पसंद आ रहा है, औरंगजेब पसंद नहीं आ रहा है। तो ये औरंगजेब को इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ज्यादा मंदिर तोड़ दिया है, इस तरह की बातें ये विलन बनाने की। और ऐसे लोग जो हिंदू धर्म को, जिन्होंने गंगा जमुनी तहजीब कहा उसको अपनाने की बात कर, जैसे रस खान को अपनाने की बात कर रहे हैं, जैसे वर्तमान में अब्दुल कलाम को अपनाने की बात कर। अब्दुल कलाम को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम सबसे राष्ट्रवादी हैं। जैसे बेगम अजीजा रसूल है, इनके बारे में आजकल आ रहा है क्योंकि बेगम अजीजा रसूल ने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया था, रिजर्वेशन पॉलिसी का विरोध किया था। तो इस तरह के सरदार मतलब जो पटेल को, उनकी सोच है, जो वर्तमान सत्ता में हाँ बैठे हुए लोग हैं, उनकी सोच के साथ जिन जिन लोगों की सोच मिलती है इतिहास से लेकर वर्तमान तक, उन सबको एक साथ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश कर, उनके बूते कहीं ना कहीं अपने विचारधारा को जायज को ठहराने लागू की कर। कोशिश की जा रही है और लागू करने की कोशिश की जा रही है। आखिरी सवाल है मेरा, विक्रम जी, संक्षेप में नहीं नहीं, जवाब मैं दीजिएगा। एक जोड़ना चाहता हूँ। देखिए ठीक है। सब जनता को समझ में आ गया। देखिए सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर को हम्म, कैसे ये अपने धारा, जैसे आपने पूछा ना कि कैसे SC ST के लोग जाएंगे, ठीक। सरदार पटेल ने RSS पे बैन लगाया था, ये दुनिया को पता है। लेकिन जी। अब सरदार पटेल को ये कह रहे हैं कि ये तो सबसे बड़े देशभक्त थे, इनके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अभी हम्म, लखनऊ में प्रेरणा स्थल बनाए जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी का, MS गोलवलकर का, या ऐसे लोगों का, अटल बिहारी वाजपेयी का। अब ये कह रहे हैं कि सरदार पटेल तो सबसे बड़े नायक थे और उनको लेकर के हम जो पटेल समाज है या जो इन समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को कैसे साध रहे हैं, अभी एड आया था 6 दिसंबर को, हर अखबार में आया था जी। कि मैं पहले भी भारतीय हूं और अंतिम में भी भारतीय हूं, ऐसे हम्म। कह करके लोकसभा टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है कि कैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रभक्त थे। तो इस हम्म। तरह से ये क्या करेंगे कि मतलब वो इतिहास के एक लाइन सिलेबस, उनके पूरे जीवन से, उन लाइनों को काट के अलग करने की कोशिश की जा रही है जिसको वो अपने हिसाब से डाइल्यूट कर सके, हाँ इस्तेमाल कर सके। हाँ, ये उधर देवी एक बड़ी पारसी का एग्जाम्पल, साजिश है जिसको हाँ समझना होगा। बिल्कुल, और इस हाँ बहुत बातचीत का बड़ी साजिश। मकसद भी यही है कहीं ना कहीं। विक्रम जी, मेरा आखिरी सवाल है, पांच जी, डर आपके क्या है? संक्षेप में जवाब दीजिए। क्या क्या पांच?
5 डर क्या है इस नई शिक्षा नीति को लेकर, कितना बड़ा खतरा है? 5 डर क्या है आपके सबसे बड़े? सबसे बड़ा डर है कि ये हिंदू राष्ट्र की कवायद है, पहला। हम्म, दूसरा, यूनिवर्सिटीज के ऑटोनॉमी पे सबसे बड़ा आघात है। हर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अब उनके आधार पे काम नहीं करेगा। जी। पहले हिंदू राष्ट्र बता ही दिया मैंने। हर हम्म, वाइस चांसलर डरा रहेगा, क्योंकि उसको एनईपी के माध्यम से लागू करना है। जी। मैं एक ऐसे वाइस चांसलर का एग्जांपल देना चाहता हूँ, हम्म, जो नैक की टीम को दोबारा बुलाया गया और हम्म, उसको ये कहा गया कि दोबारा कीजिए, क्योंकि अगर नैक की टीम नहीं करेगी, अगर हम भारत सरकार की बातों को नहीं मानेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और भारत सरकार को ओब्लाइज करने के लिए दोबारा इस तरह की बातें की गई, मैं नाम हम्म। नहीं लेना चाहता। हाँ तो हाँ, ये ठीक वाइस है। चांसलर का डर है, ये दिल्ली ठीक यूनिवर्सिटी है। के वाइस चांसलर का डर है, जी, दो ये दो दो हैदराबाद। डर हो गए। दूसरा, तीसरा, ये जो डर है, ये जितने भी प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज हम्म, के, जी। ये गुणवत्ता से समझौता कर जाएंगे। हम्म, जो जो यूनिवर्सिटीज का मतलब होता है कि आप अपने यूनिवर्सिटीज में ऐसे शोध प्रकाशित करें जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। हम्म, तो ये, आप जब चूंकि मिथिकल हिस्ट्री पे सोर्स होगा या मिथिकल आइडिया पे आपने सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी को बांध दिया, तो शोध से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगी। तो शोध हम्म, अच्छा नहीं होगा, जो कि हम हम्म, देख रहे हैं। हमने ऑल इंडिया वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, वर्ल्ड के संदर्भ में हमारी भारत की हम्म, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं आ पा रही है। दुखद बात है, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी भी नहीं आ पा रही है। IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्थिति बहुत खराब है वर्ल्ड के हम्म, रैंक पे। तो आप जी। कहाँ तुलना पड़ेगी? तीसरा, चौथा, हम्म, जो सबसे बड़ा डर है कि ये सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। पूरा हम्म, सिलेबस, पाठ्यक्रम बदल देंगे। पाठ्यक्रम हम्म, में वही पाठ्यक्रम, जैसे मैं हम्म, मार्जिनल हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अगर हम्म, उनको लगा कि विक्रम मार्जिनल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और एनिलिएशन ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं, बाबा साहब की किताबों का रिड्यूस ऑफ हिंदुइज्म पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम्म, रिड्यूस ऑफ रामा कृष्णा है, मैं हम्म, उनमें स्लेवरी पढ़ाता हूँ। अगर हम्म, इनको नहीं पसंद आएगा तो कह देंगे कि भैया विक्रम का सिलेबस पसंद नहीं, दूसरा सिलेबस बनाइए आप। और हम्म। चूंकि मैं यूनिवर्सिटी के तहत काम कर रहा हूँ भाई, एक आपको सिस्टम के बनाना तरह मैं पड़ेगा। अगर आपको बनाना नौकरी पड़ेगा, करनी है तो बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। तो चौथा और पांचवा जो सबसे बड़ा डर है, वो ये कि पूरी यूनिवर्सिटीज में डिसेंट वॉइस की समाप्ति हो जाएगी। ऐसे वॉइसेस जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, या ऐसे वॉइस जो डेमोक्रेटिक सॉवरेंटी, लिबर्टी, इक्वालिटी को मजबूत करने वाले लोग होते हैं, इस तरह की वॉइस को खत्म कर दिया जाएगा। और अगर चौथे टर्म में प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, हम्म, हम्म, प्रधानमंत्री, तो मैं बता रहा हूं कि भारत 100% डिक्टेटर की तरफ चला जाएगा। और इस तरह की जो आवाज है, जैसे जी। मोंटेस्क्यू का, दिदरो का, रूसो का, इस तरह की आवाज, बाबा साहब की आवाज को, जो रेडिकल है समाज को सुधारने के लिए, ऐसी हम्म, आवाज को समाप्त कर दिया जाएगा। जी। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सरकार चाह रही है कि जो उसकी सोच है, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, कॉलेज के टीचर्स, उसकी सोच में सोच मिलाए। जो इस सोच के साथ खड़ा होगा उसका स्वागत है, नहीं तो ग्रांट रोक दिए जाएंगे, मजबूर किया जाएगा उनको कि वो वही पढ़ाएं जो वो चाहते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर्स, पूरा एजुकेशन सिस्टम सरकार की इस मंशा को स्वीकार कर लेगा, या फिर इसको लेकर इसके खिलाफ खड़ा हो? देखना होगा कि यूनिवर्सिटीज के भीतर से इसको लेकर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आएंगी जब ये पूरी तरीके से लागू। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जी। विक्रम जी, जय, आपका बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय।